हमें क्वेश्चन में दिया है अ ब्लॉक ऑफ वेट 1000 न्यूटन इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन सरफेस, अ फोर्स P इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को डायग्राम के अंदर किस तरीके से दिया हुआ है समझ लेते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ कितनी डिग्री पे इंक्लिनेशन पर है, 30 डिग्री पर। उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है उन्होंने 1000 न्यूटन, और ब्लॉक को पी फोर्स से खींचा जा रहा है। पी फोर्स कैसे है, इंक्लाइन प्लेन को ही पैरेलल है, और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। तो हमें यहाँ पर पी मैक्सिमम यानी कि पी मैक्सिमम फोर्स कितना होगा वो निकालना है, और पी मिनिमम फोर्स कितना होगा ये निकालना है। रेंज का मतलब कि यही हो जाएगा उसकी लोवेस्ट वैल्यू और उसकी हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के अंदर गिवन पार्ट जो भी दिए हो या फिर वो हमें लिखने होंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर मैंने वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं पीछे दूसरे पेज पर सॉल्यूशन लिखा, गिवन लिखा, ये W इज अ ब्लॉक वेट दैट इज 1000 न्यूटन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.15, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद द ग्राउंड विच इज 30 डिग्री, एंड टू फाइंड हमें क्या करना है, P मिनिमम। ये P लिखकर सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे मैंने P मिनिमम लिख दिया कॉमा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, P मैक्सिमम ये फोर्स भी हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसकी दो अलग अलग केसेस होगी जहाँ पर हमें P मिनिमम मिलेगा और P मैक्सिमम मिलेगा। तो हम लोग केस 1 फाइंड आउट कर देते हैं सबसे पहले, टू फाइंड P मिनिमम। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे केस 1 दैट इज टू फाइंड P मिनिमम। ठीक है, तो दोनों केस में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। तो ये सेम क्वेश्चन है अपने पास, P मिनिमम कब होगा, देखो जब ये ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा, उस केस में P ये फोर्स ऐसा रहेगा उसको नीचे नहीं आने दे रहा है, यानी कि जस्ट होल्ड करके रखेगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। उस केस में हमें P मिनिमम मिलेगा। वापस एक बार कह रहा हूँ, P मिनिमम कब मिलेगा, जब ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा। जब ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश जब कर रहा है, तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऊपर की तरफ, और P फोर्स ऐसा रहेगा, मिनिमम फोर्स ऐसा होगा जो कि उस ब्लॉक को नीचे नहीं आने दे रहा है, जस्ट होल्ड करके रखेगा इन द सेम पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब P मिनिमम जब होगा कब, जब ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा तब। तो उसका हमें अलग से एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा है केस 1 टू फाइंड P मिनिमम। तो सबसे हमें पहले क्या करना होगा, ड्रॉइंग FBD। तो ये DRG लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, चलो इसको ठीक से लिख देता हूँ प्रॉपरली, DRAWING। ड्रॉइंग क्या लिखा, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि FBD कर दिया। ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे रहेगा, ये इंक्लाइन प्लेन तो है, इंक्लाइन प्लेन बना लेंगे। इंक्लाइन प्लेन बनाने के बाद उसका क्या आ जाएगा, उस इंक्लाइन प्लेन पर आया हुआ ये ब्लॉक बना देंगे हम लोग। इसके बाद हमें ये P फोर्स दिखाना होगा, P फोर्स ऊपर की तरफ, राइट। P फोर्स का डायरेक्शन ऊपर ही था, तो ये उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। P मिनिमम के लिए हम लोग अज्यूम क्या करें, ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आ रहा है। अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स किस तरह से रहेगा, इंक्लिनेशन के ऊपर ही आएगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। यहाँ से क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन दे देंगे हम लोग, और उसका सेल्फ वेट कैसे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सेल्फ वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि हम लोग सीधा दिखाएंगे, राइट। तो ये कितना है, वर्टिकली डाउनवर्ड आया हुआ लोड, ये आगे कंटिन्यूशन में दिखाया, लोड की वैल्यू कितनी है, या फिर वेट की वैल्यू कितनी है, 1000 न्यूटन, वो लिख दी साइड में। ग्राउंड का इंक्लिनेशन कितना था, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना था ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री लिख दिया। ये वेट है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ब्लॉक में से, जो कि कितना था 1000 न्यूटन था, वो लिख दिया है। मान के चलो देखो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा तो ये अंदर का एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट। ये नॉर्मल रिएक्शन है इस ब्लॉक के ऊपर। ये P फोर्स है इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F, जिसकी वैल्यू क्या कंसिडर की जाती है, म्यू N कंसिडर की जाती है, ठीक। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। तो लेट लिखना होगा लेफ्ट साइड में, समेशन Fx, राइट। समेशन Fx इज इक्वल टू 0 ही कंसिडर करना होगा। इंक्लाइन प्लेन को अगर हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इन दैट केस इंक्लाइन प्लेन को ही हमें एक्स एक्सिस कंसिडर करना होता है। क्या कहा, इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स में अगर इंक्लाइन प्लेन जो भी दिखता है हमें उसको ही एज अ एक्स एक्सिस कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस हमारा ये इंक्लाइन प्लेन हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे,
डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस है, इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस है, पी एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एफ इज आल्सो एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो 1000 न्यूटन का फोर्स है वो किस क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, निगेटिव, और उसका वाई कंपोनेंट भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि इस बॉडी के अंदर कितने फोर्सेस टोटल दिख रहे हैं, पी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये सेल्फ वेट किस क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है, इंक्लाइन प्लेन होने के कारण, इंक्लाइन प्लेन होने के कारण हमें सेल्फ वेट या फिर डब्ल्यू लोड ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया हुआ दिख रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के कारण अगर हम लोग उसको रिजोल्व करेंगे तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स और उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि इंक्लाइन प्लेन के ये वाले साथ लाइन के साथ कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पर समेशन एफ ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, डायग्राम को ठीक से प्रॉपर्ली कर देते हैं पेज को। हम लोग इस डायग्राम को माइंड में थोड़ा सा रोटेट कर इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मानकर उसके फर्दर इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स, पी इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्लस पी प्लस एफ, ये डब्ल्यू एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री, तो हम लोग उसका कंपोनेंट क्या लिखेंगे, माइनस डब्ल्यू कॉस 60 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये P लिख दिया एज इट इज। F का मतलब क्या होता है, म्यू एन होता है, तो ये म्यू एन लिखा, माइनस W कितना था, 1000 था, 1000 लिखा, कॉस 60 कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। P इज द अननोन, फोर्स P म्यू दिया हुआ था 0.15 एंड अननोन है, इज इक्वल टू 1000 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये 1000 है, तो राइट साइड में हम लोग डायरेक्टली 500 लिख सकते हैं। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, साइड में ही समेशन एफ ऑफ वाई कर देना है एंड समेशन एफ वाई कर दिया इज इक्वल टू 0, वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट्स। अभी देखो ये नॉर्मल रिएक्शन है अलोंग पॉजिटिव, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर दिख रहा है किसको, इंक्लाइन प्लेन को। इसका मतलब हमें इस एन को वाई एक्सिस का पार्ट मानना है, क्या किसका पार्ट मानना है, वाई एक्सिस का। तो ये दिस एन इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो उसको क्या कंसिडर करना है, प्लस एन, और डब्ल्यू इस लोड का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो कि एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा, एन माइनस 1000 साइन 60, 1000 साइन 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 साइन 60 होगा। तो 1000 साइन 60 की वैल्यू क्या से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है। 1000 साइन 60 करने पर आंसर हमें मिलेगा 866.03, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 866.03 यूनिट होगा न्यूटन, ठीक है। ये जो हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिली है वो हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे और वहाँ से हमें पी ए फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट केस पे हमें क्या करना होगा, पी प्लस 0.15 एन की वैल्यू, यानी कि एन ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंटू 866.03 राउंड ब्रैकेट में प्लेस कर दी, इज इक्वल टू क्या था, ये 500 था। डायरेक्टली हम लोग इसके नीचे पी इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है उसको लिख सकते हैं। क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में आए हुए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर कर वो राइट साइड में आए हुए नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 500 माइनस 0.15 इंटू 866.03 कर देना है। तो हमें देखो आंसर क्या मिलेगा, 500 माइनस क्या किया है कैलसी में, 500 माइनस 0.15 इंटू 866.03 किया है, आंसर मिल रहा है 370.09 मिल रहा है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने होते हैं यूजुअली, और तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसके प्रीवियस वाले एक डिजिट में एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर एडिशन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 370.1 इतना ही हो जाएगा। साथ में हम लोग यूनिट लिख देंगे लास्ट में, तो इतना क्लियर हुआ होगा ये पी मिनिमम फोर्स कब रहेगा, जब ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा और पी वे फोर्स उसको नीचे नहीं आने देगा, रुका के रखेगा, तो वो पी मिनिमम फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो अभी केस 2 जहाँ पर हमें पी मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लिखा, केस 2 लिख दिया, टू फाइंड पी मैक्स, टू फाइंड पी मैक्स, राइट। तो फिर से हमें सेम डायग्राम का क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। यहाँ पर देखो इंक्लाइन प्लेन था, तो इंक्लाइन प्लेन ये दिखाई देना चाहिए, इंक्लाइन प्लेन, उसके ऊपर ये ब्लॉक भी बना दिया, पी ए फोर्स पैरेलल था इंक्लाइन प्लेन को, वो भी बना दिया।
पहले के केस में पी मिनिमम फाइंड आउट करते वक्त हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, ब्लॉक सेल्फ वेट की वजह से नीचे आ रहा है, राइट। उस केस में हम लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि ऊपर की तरफ दिखाया था। अभी क्या होगा, पी मैक्सिमम फोर्स निकालते वक्त मान के चलो कि पी फोर्स ब्लॉक ए को या फिर जो भी ब्लॉक है उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। क्या कहा, मान रहे हैं हम लोग पी ए फोर्स, पी ए जो फोर्स है ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। पी या फिर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा, पी ए फोर्स ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं लेके नहीं जा रहा है, एक्चुअली लेके नहीं जा रहा है, लेकिन ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली जब ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि उसका फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या रहेगा अपना फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू एन होती है। नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आएगा परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन, तो उसको मैं यहाँ पर एन दिखा दूंगा, राइट। और सेल्फ वेट ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगा, ब्लॉक का इंक्लिनेशन किसी भी एंगल में होने दो। ये क्या दिखाया, सेल्फ वेट दिखाया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1000 न्यूटन है। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना था ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री, वो चेंज नहीं होने वाला, तो ये 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। सेल्फ वेट इस तरीके से आ रहा है, ये 30 डिग्री यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर ये अगर 90 डिग्री बनेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट। तो अभी देखो क्या किया है, पी मैक्सिमम फाइंड आउट करते वक्त जस्ट हम लोगों ने इतना कंसिडर किया है, पी ए फोर्स ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अगर पी फोर्स ब्लॉक को ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा, राइट। ये सेल्फ वेट जो कि इंक्लाइन प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का। ये हो गया अपना नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट केस में हम लोग ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है इसको ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर देंगे, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये स्टेप अप्लाई कर देनी है। और इक्वेशन बनाते वक्त इंक्लाइन प्लेन के सब में हमें इंक्लिनेशन वाले पार्ट को ही एज ए एक्स एक्सिस कंसिडर करना होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर लेट लिखा हम लोगों ने समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इंक्लाइन एक्सिस को या फिर इंक्लाइन वाली लाइन को ही हमें एक्स एक्सिस कंसिडर करना है। ये पी फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट करेगा, ऐसा दिखाई देगा, तो ये प्लस पी, उसके बाद ये माइनस एफ, ये माइनस एफ, डब्ल्यू ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, निगेटिव होगा, तो -1000 या फिर माइनस डब्ल्यू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वो कितना रहेगा, cos 60 होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पी एज इट इज, एफ का मतलब कितना होगा, म्यू एन माइनस ये माइनस डब्ल्यू कॉस 60 को हम लोग राइट साइड पुट कर देंगे तो वो इक्वल टू डब्ल्यू कॉस 60 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये p माइनस म्यू का वैल्यू कितना था, 0.15 था, ये साइड में n लिखा, इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू 1000 और उसके आगे ये cos 60 लिख दिया। cos 60 1/2 होता है, 1000 इंटू 1/2 कितना रहेगा, 500, तो ये 500 लेफ्ट साइड में क्या p माइनस 0.15 n रहेगा, राइट। इसको लिख देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अभी क्या करना है, हमें समेशन एफ ऑफ वाई कर देना है। समेशन एफ ऑफ वाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिखा, 0 लिखा। नॉर्मल रिएक्शन ये परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन प्लेन है, इसका मतलब ये अलोंग द वाई एक्सिस आया हुआ है, ठीक है। उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, ऐसा वर्टिकल लाइन एक्स्ट्रा डॉटेड में पुट कर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन को कैसे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग अलोंग दी वाई एक्सिस। और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस तो इतना तो क्लियर है, लेकिन वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा था वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब उसे हमें प्लस एन कंसिडर करना होगा। ये डब्ल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कंपोनेंट कैसा होता है, निगेटिव, तो -1000 साइन 60, ठीक है, -1000 साइन 60 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो एन की वैल्यू जैसे कि प्रीवियस केस में आई थी उतनी होगी, 1000 साइन 60 प्रीवियस केस में कितना लिखा था हम लोगों ने, 866.03 लिखा था, साथ में यूनिट रहेगा उसका न्यूटन, ठीक है। ये जो एन की वैल्यू आई है वो उसे हमें लेफ्ट साइड में बने हुए इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना होगा, तब हमें पी फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। जो पी फोर्स आएगा वो कैसे रहेगा, पी मैक्सिमम फोर्स रहेगा, ब्लॉक को ऊपर तो लेके नहीं जाएगा, ब्लॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, उस केस में ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, रेजिस्ट करेगा,
रेजिस्ट करेगा, उसको ऊपर लेके नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन पी इस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा जब हो जाएगी तब ही ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है, फिलहाल दोनों केस में ब्लॉक कैसा है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, यानी कि पहले केस में नीचे आने की कोशिश कर रहा है, पी फोर्स ऐसा है कम से कम पी मिनिमम जो कि उसको नीचे नहीं आने दे रहा है। सेकेंड केस में ब्लॉक कैसे कर रहेगा, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है ऊपर की तरफ, लेकिन पी इस फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होने के कारण या फिर इक्वल होने के कारण ब्लॉक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। राइट, तो देखो यहाँ पर एन तो निकाल दिया हम लोगों ने, तो ये जो एन निकाला है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में बने हुए इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें पी मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली क्या लिखा, पी इज इक्वल टू लिखा है, पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 500 प्लस 0.15 एन की वैल्यू कितनी है, राइट साइड में लिखी हुई 866.03, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो ये 500 प्लस 0.15 इंटू 866.03। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हो उस यूनिट नहीं लिखना फोर्स का। तो लास्ट में पी की वैल्यू देखते हो कितनी मिलेगी, कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये वाले नंबर्स को कैलसी पे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 629.9045। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने हैं तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 629.90 लिख सकते हैं, 629.90 यूनिट। ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पर पी नहीं लिखना है लेफ्ट साइड में, हम लोग लिख देंगे पी मैक्सिमम, लिख देंगे पी मैक्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पी मिनिमम फोर्स निकाल दिया और पी मैक्सिमम फोर्स भी निकाल दिया। इसके बाद हम लोग और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स वेइंग W1 and W2 are connected by a string passing over a smooth pulley as shown. If mu is equal to 0.3 for both the planes, find the minimum ratio W1 by W2 required to maintain the equilibrium. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या रहेगा, सारे के सारे बॉडीज कैसी रहेगी, हमेशा स्टेशनरी रहेंगी। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टडीज होता है, मुझे यहाँ पर स्टैटिक्स कहना था। ठीक है, यानी कि मैकेनिक्स के अंदर आने वाला पहला वाला पार्ट स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 ब्लॉक्स वेइंग W1 एंड W2, उनका वेट नहीं दिया हुआ है हमें, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पासिंग ओवर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग दिया हुआ, स्ट्रॉन्ग यूज़ किया मैंने, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मॉल स्मूथ पुली एज शोन। इफ म्यू इज इक्वल टू 0.3 for both the planes, find the minimum ratio W1 by W2 required to maintain the equilibrium। ठीक है, तो देखो 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और एक दूसरा इंक्लाइन सरफेस पे, दोनों कनेक्टेड ओवर अ पुली है और इस पुली के ऊपर एक रोप बना हुआ है। राइट, उससे वो कनेक्टेड है ब्लॉक W1 और ब्लॉक W2 वेट के साथ, मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी उनके वेट है W1 W2 रिस्पेक्टिवली। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है ग्राउंड के साथ, 45 डिग्री का दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ब्लॉक ए से भी शुरुआत कर सकते हैं या फिर ब्लॉक बी से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमें 2 ही पार्ट दिए हुए हैं, एक तो इंक्लिनेशन दिख रहा है ये थीटा 45 डिग्री का और म्यू 0.3 दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन के शुरुआत में सॉल्व करते वक्त, सॉल्यूशन तो लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन लिख देंगे एक बार। तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ था, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इंक्लिनेशन का एंगल, और म्यू कितना दिया था, 0.3 दिया था फॉर द ऑल कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए करेंगे। ड्राइंग FBD फॉर ब्लॉक, या फिर ब्लॉक ही लिख लेते हैं, ब्लॉक ए। ठीक है, जिसका सेल्फ वेट कितना है, W1 है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर ब्लॉक ए का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो हमें ब्लॉक ए को मतलब ऐसे ड्रॉ करना होगा रफली। ये ब्लॉक ए रफली ड्रॉ कर दिया, उसका सेल्फ वेट ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, ये रहेगा W1। नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, N1 ही होगा। ब्लॉक ए देखो यहाँ पर ये इंक्लिनेशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, तो ब्लॉक बी कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर ब्लॉक बी नीचे की तरफ जाएगा तो ब्लॉक ए कहाँ पे मूव होगा, राइट साइड मूव होगा। अगर ब्लॉक ए राइट साइड मूव होता है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में। तो इसके कारण ब्लॉक ए के ऊपर ये जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे दिखाना चाहिए, हमने लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए, उसको लिख दिया F1 लिख दिया। ठीक है, और ये इस F1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू N1 के इक्वल होगी।
और यहाँ पर और एक फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा? ये जो पुली है, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, तो उसको अगर हम लोग कट कर देते हैं तो ए के साथ, ब्लॉक ए के साथ जो स्ट्रिंग का फोर्स रहेगा उसको हमें टेंशन के अंदर दिखाना होगा। टेंशन यानी कि टेंशन इन द रोप। तो वो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर साइड में रोप को कट कर दिया, राइट साइड में ये टी ड्रॉ कर टी का मतलब क्या रहेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि हम लोगों ने कट किया है, ब्लॉक ए के साथ अटैच था, तो वो स्ट्रिंग राइट साइड में पैरेलल टू द ग्राउंड के साथ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ दिखा। ये ए ब्लॉक है, तो उसको साइड में ए ब्लॉक का नेमिंग दे दिया, ठीक है। और कोई एक्सटर्नल फोर्स मिसिंग है क्या ब्लॉक ए के ऊपर आया हुआ, उसको क्रॉस चेक कर लो। अगर फ्री बॉडी डायग्राम अपना सही हो जाता है तो उसके बाद हमें उसके इक्वेशंस बनाकर सिर्फ आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना है। चलो देखो, ये जो डायग्राम बनाया हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक है वो सही है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लो। देखो यहाँ पर W1 दिख रहा है, तो ये W1 का एक्सटर्नल लोड हमने लिखा, ब्लॉक ए के ऊपर आया हुआ, उसका नॉर्मल रिएक्शन दिखाया। टी फोर्स यहाँ से, ये देखो रोप के साथ ये टी फोर्स था, ये टी फोर्स दिखाया यहाँ पर। जब ब्लॉक ए राइट साइड मूव होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा, वो भी दिखा दिया है। इसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई यूज़ करना है। तो लेट लिखा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करने के बाद ये टी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टी, उसके बाद ये माइनस F1 पीछे की तरफ आएगा, माइनस F1, ये दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो टी लिखा, फिर से F1 क्या हो जाएगा? म्यू N1 होगा, तो ये म्यू N1 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो टी लिखा, फिर से माइनस लिखा, म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.3 थी ना, ये देखो क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू कितनी दी थी हम लोगों ने लिखा हुआ है गिवन में 0.3। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 0.3 N1 लिखना है। ये माइनस वाला पार्ट अगर राइट साइड में जाएगा तो टी क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 0.3 N1 हो जाएगा, राइट। और राइट साइड में क्या कर सकते हैं? ये पार्टीशन बनाया, एंड क्या लिखा? समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई इक्वल टू अगर 0 अगर करेंगे तो देखो वर्टिकल फोर्सेस से अब हमें दो ही दिख रहा है। ये N1 है, इसको मैं N1 कर देता हूँ, N1 कर दिया। अगर इसको N1 करूँगा तब जाकर ये F1 म्यू N1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी N1 किया हुआ है, तो ये N1 ऊपर की तरफ माइनस ये W1 नीचे की तरफ इज इक्वल टू 0। ये N1 कितना होगा? N1 इज इक्वल टू W1 हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है? इस N1 को W1 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि N1 की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है? W1 के इक्वल हो रही है। देयरफॉर T इज इक्वल टू 0.3। N1 की जगह पे हमें क्या लिखना है? W1 लिखना है। इसको कर देते हैं नंबर 1, उसको क्या कर देंगे? नंबर 1 पुट कर देंगे। इसके बाद हमें ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी करना होगा। क्या करेंगे? यहाँ करना है नेक्स्ट स्टेप हमें ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी, यहीं पे लिख लेते हैं उसको। इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी, ठीक है। तो ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। तो देखो एक्चुअल डायग्राम देख लेते हैं, एक्चुअल डायग्राम किस तरीके से था। ब्लॉक बी इंक्लिनेशन पर है, कितने डिग्री की इंक्लिनेशन पर है? ग्राउंड के साथ 45 डिग्री की इंक्लिनेशन पे है। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त हमें एक इंक्लाइन प्लेन बनाना होगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं, यहाँ पर ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया। ब्लॉक बी इस तरीके से, तो वो ब्लॉक बी उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना था? 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बना दिया। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा हमेशा, उसको लिख लेते हैं N2। तो ये N2 ऊपर की तरफ सेल्फ वेट यानी कि लोड फॉर ब्लॉक भी, ये ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो नीचे मैंने डॉट में एक्सटेंड किया हुआ है, और ये सेल्फ वेट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, जो कि कितना दिया है उन्होंने? W2 दिया है फॉर द ब्लॉक बी। ब्लॉक बी यहाँ पर लिखा, उसका सेल्फ वेट ऊपर से नीचे की तरफ जो कि कितना दिखा है? मतलब W2 दिखाया, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना है? 45। मान के चलो यहाँ पर का एंगल अगर 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्या कहा? ये एंगल कितना दिया है? ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन 45। उसके बाद अगर ये एंगल 90 कंसिडर करते हैं हम लोग, तो ये अंदर का एंगल कितना हो जाएगा? 45 का ही हो जाएगा। देखो एक्चुअल बी डायग्राम इस तरीके से, उसका सेल्फ वेट ले लिया हम लोगों ने। ब्लॉक बी सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा, क्या कहा?
ब्लॉक बी सेल्फ वेट की वजह से नीचे आने की कोशिश करेगा तो उस केस में ब्लॉक ए राइट साइड हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोगों ने ब्लॉक ए के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लिया था, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिया था, यानी कि लेफ्ट साइड में लिया था। ब्लॉक बी अगर सेल्फ वेट की वजह से नीचे आ रहा है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कैसे रहेगा, इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल तो रहेगा लेकिन वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ हमें क्या दिखाना है, फ्रिक्शनल फोर्स F2 लिख लेते हैं। F2 क्या हो जाएगा, म्यू N2 हो जाएगा, क्या म्यू N2। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा इंक्लाइन प्लेन पे। और ये देखो टेंशन, टेंशन इन द रोप, ये ऊपर की तरफ कट किया था ना हम लोगों ने, तो टेंशन ऊपर की तरफ ही रहेगा ब्लॉक बी के साथ। तो यहाँ पर ब्लॉक बी के ऊपर आए हुए फोर्सेस देखो कितने हैं, ये W2 सेल्फ लोड, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, ये T टेंशन इन द रोप जो कि कॉमन कनेक्टेड था ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को, और ये इंक्लिनेशन कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। यहाँ पर देखो W2 ये लोड किस क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, W2 ये लोड हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है ऐसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब भी मैंने कहा था कि इंक्लाइन प्लेन के सम्स होते हैं तो इंक्लाइन प्लेन के सम में हमें एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन को ही मानना है। एक्स एक्सिस किसको मानना है, इंक्लाइन प्लेन को मानना है। अगर मैं इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और डायग्राम को माइंड में थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, तो ये W2 लोड किस क्वाड्रेंट में दिखाई देगा हमें एक्ट होते हुए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है प्लस, वाई कंपोनेंट होता है नेगेटिव, इतना हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हमें समेशन लेट समेशन एफ ऑफ एक्स कर देना है। लेट समेशन एफ ऑफ एक्स कर दिया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या क्या होंगे, देखो इंक्लाइन प्लेन को हम लोग एक्स एक्सिस मान रहे हैं। अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सिस मानेंगे तो उसको जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वो अपना हो जाएगा वाई एक्सिस, यानी कि N2 वाई एक्सिस पे आया हुआ है। ये T अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट होने के कारण उसे हमें क्या करना होगा, -3 दिखाना होगा। सिमिलरली ये F2 अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस एक्ट होने के कारण हमें कैसे दिखाना है, उसको -F2 दिखाना है। और ये W2 लोड फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा आएगा, प्लस आएगा, तो वो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, W2 cos 45 लिखेंगे। इस W2 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने का डिग्री का बना हुआ है, 45 डिग्री का बना हुआ है, राइट। तो ये -T -F2 प्लस W2 cos 45 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। देखो मैकेनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फोर्सेस को रिजोल्व करना, फोर्सेस को रिजोल्व कर कर एक प्रॉपर इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो फोर्सेस को कैसे रिजोल्व किया जाता है ये आप लोगों ने प्रॉपरली अच्छे तरीके से लर्न करना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कि फोर्सेस को रिजोल्व कैसे किया जाता है तो कोप्लेनर फोर्सेस इस चैप्टर के अंदर फोर्सेस को रिजोल्व करने वाला कंसेप्ट मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग उसको मतलब 10-15 मिनट का रहेगा वो, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ये -T एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, F2 मतलब क्या लिखना है, म्यू N2 लिखना है। W2 नहीं पता हमें तो ये W2 एज इट इज़ लिख दिया, ये cos 45 भी एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगेन ये -T एज इट इज़ कर दिया, म्यू की वैल्यू कितनी होती, 0.3, N2 प्लस W2 इज द अननोन, cos 45 राइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर दूसरा पार्ट, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन एफ वाई करने के लिए अपने पास वर्टिकल फोर्सेस कितने फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर, दो ही है। दो कौन से, एक तो नॉर्मल रिएक्शन विच इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द W2 रिएक्शन विच इज एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा कैसे होता है, निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव N2 माइनस W2 साइन 45 आएगा, राइट इज इक्वल टू 0। -W2 साइन 45 की क्यों, क्योंकि ये W2 फोर्थ क्वाड्रेंट में और जिसने एंगल कितने डिग्री का बना है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का बना है, तो उसका रिजल्ट कंपोनेंट कैसा रहेगा, W2 साइन 45 होगा, ठीक है। ये N2 कितना हो जाएगा, फिर N2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 साइन 45 हो जाएगा, राइट। तो इस N2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड में आए हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या कहा, ये जो N2 अभी मिला है हमें उसकी वैल्यू लेफ्ट साइड में आए हुए इक्वेशन के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, ये -T एज इट इज़, -0.3 एज इट इज़, N2 की वैल्यू W2 साइन 45 प्लस W2 cos 45 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे ये -T है उसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +T हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ये -0.3 टाइम्स ऑफ W2
साइन 45 प्लस ये W2 कॉस 45 इज इक्वल टू राइट साइड में आएगा ये टी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो -0.3 साइन 45 प्लस W2 कॉस 45, इस नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखो ये जो अंडरलाइन किया है उससे आप लोग क्या करो, W2 को कॉमन बाहर लो। W2 को कॉमन बाहर लेने के बाद अंदर क्या बचेगा -0.3 साइन 45 प्लस कॉस 45 बचेगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, ये W2 को हम लोग लेके कॉमन बाहर -0.3 साइन 45 प्लस क्या किया कॉस 45 किया एक राउंड ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो दैट इज ये टी इज इक्वल टू करके लिख दूंगा मैं। W2 के अंदर जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कितनी आती है उसको चेक कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 0.4949, ठीक है, जिसे हम लोग सिंपली 0.49 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साइड में क्या रहेगा इसके W2 रहेगा, उसको हम लोग नंबर कर देते हैं पुट नंबर 2, और इससे पहले जो पार्ट किया था उसको क्या नंबर पुट किया था, नंबर 1 पुट कर दिया। देखो यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिला हमें, टी की वैल्यू कितनी मिली 0.3 W1, और इक्वेशन नंबर 2 में हमें टी की वैल्यू कितनी मिली 0.49 W2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 0.3 W1 इज इक्वल टू 0.49 W2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के रेशियो पूछा गया था उनके वेट का, यानी कि W1 अपॉन W2 कितना होगा यही पूछा गया था। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये W1 लेफ्ट साइड में रखा, उसके नीचे राइट साइड से ये W2 ला दिया, और राइट साइड में क्या होगा 0.49 अपॉन 0.3, ठीक है। तो 0.49 अपॉन 0.3 करने पर जो भी होगा वो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट कर देते हैं 0.49 डिवाइड बाय 0.3, तो उसका आंसर कितना आता है देखो 1.633। तो इसका मतलब जो गिवन ब्लॉक्स है उनका रेशियो कितना आ रहा है वेट का 1.633 यूनिट आ रहा है। यूनिट नहीं होगा, रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, उसका सिर्फ एक स्केलर वैल्यू होता है, राइट। देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, मैकेनिक्स के अंदर एक्चुअल आंसर्स मैटर नहीं करते, अप्रोक्सीमेट आंसर अगर आते हैं तो भी चलेगा, यानी कि फाइनल आंसर का अगर टेक्स्ट बुक के साथ जो भी आंसर दिया उसके साथ थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस 0.5 का डिफरेंस चलता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। कोई कोई क्या कर सकता है, ये 0.49 जो लिखा है उसको राउंड अप करके डायरेक्टली 0.5 लिख सकता है। तो उनका रेशियो कैसे आता था 0.5 अपॉन 0.3, और उसका आंसर आता था 1.666 समथिंग, जिसे हम लोग राउंड अप करके 1.67 लिख सकते थे। वैसा भी किया होता तो भी चलता था, 1.67 ये आंसर 1.63 के क्लोज ही है, ठीक है। तो दोनों केस में दोनों आंसर सही किए जाएंगे, यानी कि फाइनल आंसर नहीं दिखते, सिर्फ उसका अप्रोक्सीमेट आंसर होना चाहिए, और वो फाइनल आंसर जो भी है एक्चुअल आंसर से प्लस माइनस 0.5 का डिफरेंस से होता है तो उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी आर पिन कनेक्टेड बाय रॉड एज शोन इफ स्लाइडिंग इम्पेंड्स, इम्पेंड्स का मतलब मोशन स्टार्ट होना, इफ स्लाइडिंग इम्पेंड्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, यानी कि एंगल 45 डिग्री का है तो ही मोशन स्टार्ट हो जाता है। डिटरमाइन म्यू दिया, वो यू लिखा हुआ है दिख रहा है, डिटरमाइन म्यू अज्यूमिंग इट टू बी सेम एट बोथ फ्लोर एंड वॉल, ये फ्लोर का हिस्सा है ये वॉल का हिस्सा है, पिन कनेक्टेड रॉड है, दोनों ब्लॉक का वेट सेम ही है, आइडेंटिकल ब्लॉक्स है वो, ठीक है। उस रॉड का इंक्लिनेशन कितना ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का अगर है तब जाकर मोशन स्टार्ट होता है। तो देखो डायग्राम को देखकर क्या पता चल रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ए तो नीचे आएगा सेल्फ वेट की वजह से, ब्लॉक ए अगर जब नीचे आता है तो ब्लॉक बी लेफ्ट साइड तो आएगा नहीं, राइट साइड ही जाएगा, ठीक है। अगर ब्लॉक भी राइट साइड जाएगा तो उसका फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा, और ब्लॉक ए अगर नीचे आता है तो उसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों डायग्राम में से हम लोग किसी भी एक डायग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल कर हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम एक ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल कर शुरुआत करूँगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें सिर्फ दिया है, थीटा दिया है 45 डिग्री, और कोई वैल्यू नहीं दी है, और पूछा है म्यू कितना होगा, म्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये पूछा है। सबसे पहले हमें गिवन में क्या दिया है वो लिखना होगा, ये गिवन लिखा, गिवन में सिर्फ थीटा की वैल्यू दी थी तो थीटा इज इक्वल टू 45 लिख दिया। आफ्टर दैट हमें क्या लिखना है, ड्राइंग एफबीडी फॉर ब्लॉक ए, तो उसको लिख देंगे
DRAWING ड्राइंग, MBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए लिखा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर क्या होता है, जो भी ब्लॉक लिया है हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, उस ब्लॉक के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेस हमें कंसिडर करने होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ब्लॉक ए लिया हुआ था, ऐसा यहाँ पे ग्राउंड था, ग्राउंड नहीं यानी कि वर्टिकल वॉल था, ब्लॉक ए लिया, यहाँ से इस वॉल से इस ब्लॉक ए को एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग नेमिंग कर देते हैं N1। ये ब्लॉक ए सेल्फ वेट की वजह से नीचे आएगा, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमें ऊपर की तरफ जाने वाले फोर्स को क्या लिखना है, F1 फ्रिक्शन फोर्स लिखना है। ये F1 क्या रहेगा, म्यू N1 हो जाएगा। इसका सेल्फ वेट नीचे की तरफ आएगा, ब्लॉक ए का सेल्फ वेट किधर आएगा, नीचे की तरफ, जो कितना होगा W रहेगा। ब्लॉक ए ब्लॉक बी आइडेंटिकल है, यानी कि ब्लॉक बी का भी वेट कितना होगा, W ही होगा। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को पिन कनेक्टेड थे एक रॉड के साथ, ठीक है। और रॉड का इंक्लिनेशन कितना था, 45 डिग्री का था। तो इसका मतलब इस रॉड से मुझे नीचे की तरफ एक पिन कनेक्टेड जो रॉड था उसके अंदर आया हुआ टेंशन इस तरीके से दिखाना होगा T से, ठीक है। और ये इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री। अगर यहाँ पे इंक्लिनेशन 45 डिग्री का, इसका मतलब यहाँ पर भी इंक्लिनेशन कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा, राइट। तो ये 45 डिग्री मैंने साइड में लिख दिया है, वो ग्राउंड के साथ उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, T इंक्लाइंड फोर्स का 45 डिग्री हो जाएगा। और कोई फोर्स लेना है क्या ब्लॉक ए के अंदर, नहीं, सारे फोर्स हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम, ब्लॉक ए का सेल्फ वेट, ये जो रॉड था उसके अंदर आने वाला टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, और ये ऊपर की तरफ आने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इतना सारा हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। इसके बाद इस डायग्राम को हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, दैट इज लेट समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस डायग्राम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमें दो ही दिख रहा है, ये N1 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, और ये T जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता हुआ दिख रहा है। इसके कारण उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्लस ही होगा। तो ये प्लस N1 लिखेंगे, आगे क्या लिखना है हमें, प्लस T cos 45 लिखना है, प्लस T cos 45, यानी कि ये एक्स कंपोनेंट हो गया T इसका, जो कि T ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, T cos 45 आएगा, इज इक्वल टू हमें 0 लिखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर सकते हैं, ये ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड में ऐड क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई कंपोनेंट, तो ये W नीचे की तरफ और ये F1 ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से T भी आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट में क्या क्या लिखना है हमें, F1 ऊपर की तरफ जा रहा तो ये F1 लिखा, माइनस W लिखा, माइनस T रहेगा। T फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा आएगा, निगेटिव, तो माइनस T साइन 45 हमें लिखना है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 को हम लोग म्यू N1 लिख सकते हैं, तो ये म्यू N1 लिखा, माइनस W एज इट इज लिख दिया, ये माइनस T साइन 45 भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू रहेगा 0, राइट। ये N1 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड में से N1 इक्वल टू माइनस T cos 45 हो रहा तो वो लिख दिया, N1 का मतलब क्या होगा, माइनस T cos 45। ये जो N1 की वैल्यू हमें लेफ्ट साइड में मिली है उसको हम लोग राइट साइड में आए हुए N1 की जगह पे प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये म्यू होगा, N1 हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस T cos 45 पुट कर सकते हैं, तो माइनस T cos 45 पुट कर दिया। उसके बाद इसको राउंड ब्रैकेट में प्लेस कर देंगे, उसके बाद ये माइनस T फिर से साइन 45 यूज लिख देंगे, जो आगे आया हुआ टर्म है, इज इक्वल टू ये माइनस W राइट साइड पुट करने पर क्या हो जाएगा, प्लस W हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में जो इक्वेशन मिला हमें, दैट इज म्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस T cos 45 माइनस T साइन 45 इक्वल टू W, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, राइट। इसके बाद हमें ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक B करना होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है। तो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक B अभी लिखा जाएगा, ड्राइंग MBD फॉर ब्लॉक B, ठीक है। MBD कैसे था, ग्राउंड पे था, लेकिन ब्लॉक ए अगर नीचे मूव होगा तो ब्लॉक बी, देखो, लेकिन ब्लॉक ए अगर नीचे मूव होता है तो ब्लॉक बी कहाँ पे मूव होगा, राइट साइड मूव होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक बी का MBD बना देंगे हम लोग ब्लॉक बी के लिए। अगर ये ब्लॉक ए नीचे मूव होता तो ये राइट साइड मूव होगा, तो उसका फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसको हम लोग F2 लिख लेंगे, F2 क्या होगा, म्यू N2 होगा, N2 यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ से फिर हमें N2 दिखाना होगा,
ठीक है। सेल्फ वेट ऊपर से नीचे की तरफ वो रहेगा W, और यहाँ पर क्या पिन कनेक्टर रॉड जो था उसके अंदर आया हुआ टेंशन वो कि ऊपर की तरफ रहेगा। ये एंगल कितना है 45 डिग्री का ही है, राइट। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी हमने बनाया है उसके ऊपर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये वाली स्टेप अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर देखो लेट लिखा, समेशन एफ एक्स कर दिया इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने दिख रहे हैं इस गिवन डायग्राम के अंदर, दो ही फोर्स दिख रहे हैं। टी का इंक्लाइन फोर्स विच इज एक्टिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा माइनस टी कॉस 45, माइनस टी कॉस 45 हो जाएगा। और ये F2 एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस F2 लिखेंगे, माइनस F2 इज इक्वल टू होगा 0, ठीक है। ये माइनस टी कॉस 45 एज इट इज़, माइनस टी कॉस 45 एज इट इज़, माइनस F2 का मतलब क्या होगा म्यू N2 होगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड म्यू तो पता नहीं है, हमें म्यू ही फाइंड आउट करना होगा, N2 की भी वैल्यू पता नहीं है। तो देखते हैं समेशन एफ ऑफ वाई करने पर क्या मिलेगा, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये एफ समेशन ठीक से बना दिया, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस ये N2 अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस जाने के कारण प्लस लिखना होगा N2 प्लस माइनस W वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा W फोर्स, तो माइनस ये T फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये T ये जो इंक्लाइन फोर्स है वो कहाँ पे दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, कोसाइन ये वर्टिकल कंपाउंड कैसा होता है प्लस होता है, तो प्लस टी साइन 45 लिखना होगा हमें, क्या लिखना है प्लस टी साइन 45 लिखना है इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से ये N2 एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या करना होगा माइनस W राइट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस W हो जाएगा, और ये माइनस टी साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। N2 की वैल्यू कितनी बनती है, फिर N2 की वैल्यू बनती है माइनस W राइट साइड जाएगा तो प्लस W, और माइनस टी साइन 45 बनती है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से N2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, या उतना ही सिंपल हो जाएगा, वो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो देखो माइनस टी कॉस 45 ये इज इक्वल प्लस म्यू N2 कर देते हैं। तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या बनेगी, देखो N2 इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू कर देता हूँ अपॉन में टी कॉस 45, ठीक है, अपॉन में टी कॉस 45 कर दिया। क्या कर दिया N2 इज इक्वल टू म्यू को नीचे लेके आना चाहिए ना, मैंने गलत कर दिया, उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है। म्यू को नीचे लेके आना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा लिख दिया। तो N2 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू माइनस टी कॉस 45 अपॉन में म्यू आएगा यहाँ पर, राइट। ये जो लेफ्ट साइड में हमें N2 की वैल्यू मिली है उसको हम लोग राइट साइड में आए हुए इक्वेशन में N2 की वैल्यू की जगह पे प्लेस कर देंगे, राइट। तो देयरफॉर ये एंड लिखा एंड देयरफॉर कर दिया, N2 की वैल्यू लेफ्ट साइड में आए हुए इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करनी है, वो कितनी होगी माइनस टी कॉस 45 अपॉन में म्यू आएगा इज इक्वल टू ये W था माइनस टी साइन 45 लिख दिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस टी साइन 45 को हम लोग ले लेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये टी कॉस 45 अपॉन म्यू माइनस का लेफ्ट साइड में होने के कारण वो प्लस हो जाएगा, प्लस टी साइन 45 इज इक्वल टू क्या रहेगा W रहेगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 1 ये जो था उसके भी इक्वल टू के राइट साइड में W है जो कि ब्लॉक ए का वेट है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर राइट साइड में भी W है जो कि ये W ब्लॉक बी का वेट है। दोनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल होने के कारण उसके लोड भी इक्वल रहेंगे, राइट। तो अभी इक्वेशन 1 और 2 से हमें कंपेयर क्या करना है, उनका LHS साइड वाला पार्ट कंपेयर करना है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें आगे क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हमें इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट साइड में क्या था माइनस म्यू टी कॉस 45 माइनस म्यू टी कॉस 45 माइनस टी साइन 45 माइनस टी साइन 45, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड में क्या था, देखो ये तो अभी जो मैंने लिखा है वो पॉइंट आपको दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि मैंने पैड जो था ये नोट पैड था थोड़ा सा नीचे था। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो लेफ्ट साइड का पार्ट हमें क्या लिखना है, माइनस मैंने आगे लिखा माइनस म्यू टी कॉस 45 माइनस टी साइन 45, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में कौन सा पार्ट लिखना है, इक्वेशन 2 में आया हुआ लेफ्ट साइड
दैट इज टी cos 45 अपॉन म्यू प्लस टी साइन 45 बोथ आर इक्वल टू डब्लू। ठीक है, तो वो लिख दिया। यहाँ पर देखो cos 45 और साइन 45 वैल्यू इक्वली होती है। क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग इतना जानते हैं कि cos 45 और साइन 45 की वैल्यू एक जितनी होती है, दैट इज 1/√2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कैंसिल कर सकते हैं, cos 45 साइन 45 की वैल्यू एक जैसी ही होती है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय t cos 45 कर दो या फिर t साइन 45 कर दो। ठीक है, cos 45 और साइन 45 इक्वली होता है, तो यहाँ पर देखो लिख लेता हूँ मैं, सिंस cos 45 इज इक्वल टू साइन 45 होता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय t cos 45 और t साइन 45, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय t cos 45 कर देता हूँ। ठीक है, t cos 45 मैंने कर दिया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अगर मैं t cos 45 कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली माइनस म्यू रहेगा, तो ओनली माइनस म्यू t cos 45 से डिवाइड होने के कारण ये -1 रहेगा, इज इक्वल टू t cos 45 से डिवाइड करने के कारण यहाँ पे क्या बचेगा, 1/म्यू बचेगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ओनली 1 रहेगा। ठीक है, ओनली +1। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय म्यू कर देंगे तो क्या रहेगा, देखो ये +1 है ना, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल नहीं होगा, ये -1 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 लिखना होगा। लेकिन फिर से अगर हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन मिल रहा है। देखो n2 की वैल्यू क्या आई थी, ये जो n2 है, n2 की वैल्यू क्या आई थी, -t cos 45/μ है ना। यहाँ पर n2 की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, प्लस में यूज़ की है, तो ये लिखा हुआ है ये माइनस, लेकिन वो कंसिडर नहीं किया, ये माइनस लिखा हुआ था ना, वो t की लाइन के ऊपर ही लिखा हुआ था। ये n2 की वैल्यू क्या है, -t cos 45/μ, देखो यहाँ पर लिखी हुई n2 की वैल्यू क्या है, -t cos 45/μ। तो यहाँ पर ये माइनस साइन होना चाहिए था, ये माइनस साइन है, और ये राइट साइड का -t साइन 45 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला माइनस साइन नीचे उतरना अपना रह गया, तो इक्वेशन नंबर 2 अभी सही हुआ है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 में राइट साइड में ये माइनस साइन होना चाहिए था। ठीक है, तो वो माइनस साइन मैंने बाद में पुट कर दिया लास्ट में। यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड में ये माइनस साइन होना चाहिए था, जो कि मैंने अभी पुट कर दिया। इसके आगे जब हम लोगों ने t cos 45 से बोथ साइड डिवाइड किया, उसके बाद भी राइट साइड में ये टर्म के साथ माइनस साइन होना चाहिए था, राइट। तो हमें यहाँ पर ये माइनस साइन देना चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये -1 अगर राइट लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, या फिर ये +1 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -u, ये वाला स्टेप कर देते हैं। क्या कहा, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -u वाला स्टेप अप्लाई कर देता हूँ। तो -u से मल्टीपल होगा तो ये +u² हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा u² -u से हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं ऊपर वाले इक्वेशन को। ठीक है, तो ये u² लिखना होगा, यहाँ पर u² लिखा, -1 -u से मल्टीपल होगा तो ये क्या लिखना होगा, +u इक्वल टू -u से मल्टीपल करने को माइनस माइनस प्लस, u कैंसल, यहाँ पर बचेगा ओनली 1, राइट। ये -u से मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 -u से मल्टीपल होगा तो -u नहीं हो, म्यू है हर जगह पे। क्या कहा, u बोल रहा था मैं, लेकिन u नहीं बोलना चाहिए था मुझे भी, वो म्यू कहना चाहिए था। म्यू पूछा गया था ना, तो उसको मैं म्यू का नोटेशन भी लिख देता हूँ, इसको भी म्यू का नोटेशन कर देता हूँ, इसको भी म्यू का नोटेशन कर देता हूँ। ये राइट साइड का -u अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये μ² +2 टाइम्स ऑफ म्यू, और ये -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैल्सी से सॉल्व कर देंगे। कैल्सी से सॉल्व करने पर इसकी 2 वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या मिलता है। फिर जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण म्यू की वैल्यू हमें 2 मिलेगी, तो एक वैल्यू आएगी 0.414, तो यहाँ पर देखो एक वैल्यू क्या मिली, 0.414 मिली, एंड दूसरी वैल्यू हमें मिलती है म्यू की -2.412। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब हमें म्यू इज इक्वल टू -2.412 इस वैल्यू को डिस्कार्ड करना होगा, और इसके कारण हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 0.414 होगा। म्यू की वैल्यू हमेशा इन बिटवीन 0 to 1 ही होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, म्यू कांट बी निगेटिव, म्यू कांट बी
निगेटिव ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब म्यू क्या होगा, सिर्फ अपना 0.414 ही होगा, जो कि हमें गिवन क्वेश्चन में पूछा था कि म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फ्रिक्शन के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक इस कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 3 सम लिए। किसी सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ सम्स करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।